मैं हरदोई से तो ट्रेन मुझे पकड़नी इसलिए आया, मैं लखीमपुर से आ रहा हूँ। लखीमपुर में जो छात्र ऋतिक मिश्रा जिसने आत्महत्या की नीट का पेपर लीक होने के कारण, उसके परिवार से मिलने गया था। उसके पिता अनूप मिश्रा जी, उनसे मुलाकात हुई। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था, 2 बार से एग्ज़ाम दे रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। इस बार बहुत मेहनत करके उसने पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया था नीट का। और जब पेपर लीक की जानकारी उसको मिली तो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि इन आत्महत्याओं के लिए दोषी कौन है, गुनहगार कौन है? ये तो हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। ये सरकार के द्वारा की गई, बीजेपी सरकार के द्वारा की गई हत्या है। तो इन हत्याओं का दोष कैसे तय होगा? इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? आज वो लड़का दुनिया में नहीं है जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो मैं उनके परिवार से मिल के आया, अपनी संवेदना व्यक्त की। ईश्वर से, प्रभु से ही प्रार्थना है कि एक बड़ा कष्ट उनके परिवार में पड़ा है, उसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। तो इस समय तो हालत ये हो गई है कि मोदी योगी की सरकार पेपर लीक तो करा सकती है, लेकिन पेपर लीक पे चर्चा कराने को तैयार नहीं। तो ये कुल मिला के स्थिति है सरकार की। राम भद्राचार्य का बयान है कि 2027 में कमल खिलेगा, पीडीए नहीं जीतेगा। राम भद्राचार्य किस पार्टी के नेता हैं मुझे नहीं मालूम, और कहाँ से विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं वो भी नहीं पता। लेकिन उनके बारे में ये जरूर पता है कि वो जिस तरह से जातीय और धार्मिक भेदभाव पैदा करने की बात करते हैं, उससे उनके आचरण से कहीं भी नहीं लगता कि वो कोई संत महात्मा वाला आचरण उनके अंदर है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भद्राचार्य जी ने तो एक बार ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच की पूरी सूची जारी कर दी थी कि कौन सा ब्राह्मण ऊंचा है, कौन सा ब्राह्मण नीचा है। तो अब उनकी किसी बात पे क्या बोला जाए, क्या कहा जाए? कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल की जो मुख्यमंत्री की शपथ हुई है, उसे कैसे देखते हैं? अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनका आपस में कुछ तय हुआ होगा। 2.5, 3 साल मुख्यमंत्री बनने का, कोई 3 साल बन गया, कोई 2 साल रहेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। नए मुख्यमंत्री जो आए हैं DK शिवकुमार जी, वो कर्नाटक की भलाई के लिए काम करें, वहाँ की जनता की भलाई के लिए काम करें, ऐसी शुभकामनाएं। खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ है। हाँ, ये बड़ा मतलब चिंताजनक है कि एक व्यक्ति जो सबको सस्ती शिक्षा उपलब्ध करा रहा है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बड़ी संख्या में उसके कोचिंग से पढ़ के लोग निकल रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि उनके कोचिंग पे कल हमला हुआ। और हालांकि उसमें खान सर का ये बयान आया है कि बिहार पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की, लेकिन ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और खान सर जो कि एक लोकप्रिय शिक्षक भी हैं और साथ ही साथ वो गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी सुरक्षा सरकार की, प्रशासन की, शासन की और छात्रों की भी जिम्मेदारी है। इंडिया गठबंधन की 8 जून को 15 दलों की बैठक होती है। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए जो लोग इंडिया गठबंधन में हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। लखनऊ के KGM में एक दवा घोटाला सामने आया है। कैंसर मरीजों के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की तो दवा। घोटाला तो हर तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हो ही रहा है। अब आप बताइए, आपकी जो सरकार इस समय केंद्र में चल रही है, आज जो जानकारी मिली जिसको अलग अलग तरीके से खंडन कर रही है सरकार और RBI, कि 1,14,000 करोड़ रुपए का सोना मोदी सरकार ने बेच दिया। अब जो आंकड़े RBI जारी कर रहा है वो अप्रैल का आंकड़ा जारी कर रहा है, और बात ये आ रही है कि मई के महीने में
इन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है। तो घोटाला, भ्रष्टाचार, तो पहले रेल बेचा, फिर सेल बेचा, फिर कोयला बेचा, फिर गैस बेचा, फिर पोर्ट बेचा, फिर एयरपोर्ट बेचा, फिर बच्चों का पेपर बेचा, अब सोना बेच रहे हैं। तो घोटाला हर चीज में है। अभी जो हमीरपुर की घटना हुई, 3 बार की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेका दे रखा है, 6 लोगों की जान चली गई। तो ये हो रहा है। इलाहाबाद में क्या हुआ था? आपकी पार्टी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे अचानक देखिए, इलाहाबाद में मैं पेपर लीक पे चर्चा कर बिफोर है दादा, उस समय अभी आए हम भी। एडीएम सिटी पहुंच गए और वहाँ पहुंच गए ये आपके डीसीपी महोदय, और वो कहने लगे कि साहब आप पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई ये कोई निजी प्रॉपर्टी तो आपकी है नहीं, और मैं छात्रों से बातचीत कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, एक सांसद के नाते भी और एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते भी। तो बहरहाल हमारी जो चर्चा थी वो हमने पूरी किया, उनके किसी दबाव में हम लोग नहीं आए। लेकिन 2 छात्रों को इन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने से पहले गिरफ्तार कर लिया, एक आशुतोष पांडे और एक पंकज पांडे, जिनकी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उनको जेल में रखा हुआ है। आज मैं उनसे मिलने भी जा रहा था तो उसकी भी अनुमति नहीं दी। तो ये मोदी और योगी सरकार का जो अहंकार है, ये उनको मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवानों ने बहुत बड़ी बड़ी सत्ता का अहंकार तोड़ा है, और आपकी भी सत्ता का अहंकार ये लोग तोड़े। सीएससी ज्ञानेश कुमार की अपील है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करा और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की। देखिए, वो उसको सीसी मत कहिए, वो बीजेपी का एजेंट है और वो चुनाव आयोग अब बीजेपी का दफ्तर बन चुका है। तो इसलिए वो क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या उसको निर्देश मिल रहा है, उसी हिसाब से काम करता है। उस पर बहुत मतलब किसी भी बात पर, किसी भी उसकी कार्रवाई पे भरोसा करने योग्य नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव का परिसीमन है 2029 तक, उसका मैं मेंबर हूँ, आपको बता देता हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट के। अब वो है क्या, आप भी सुन लीजिए जिससे आपको उसका फ़ायदा नुकसान पता रहे। उसमें सरकार कह रही है मोदी जी की कि अगर 5 साल के लिए जनता एक सरकार को चुनती है और 1 साल में वो सरकार गिर जाती है तो अगला चुनाव 4 साल के लिए होगा। फिर 2 साल में वो सरकार गिर जाती है तो अगला चुनाव 2 साल के लिए होगा। फिर एक साल में सरकार गिर जाती है तो अगला चुनाव 1 साल के लिए होगा। तो आपने देश का मजाक बना लिया है क्या भाई? अगर राजनीतिक दल एक सरकार को नहीं चला पा रहे हैं तो उसमें जनता की क्या गलती? जनता ने तो 5 साल के लिए वोट दिया ना। ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन। कह रहे हमें पैसा बचाना है, नेताओं की व्यस्तता को बचाना है, आचार संहिता बार बार लगती है तो उससे काम बाधित होता है विकास का। तो 5 साल में 3 बार चुनाव होगा तो बंटाधार हो जाएगा देश का। तो ये है वो कानून जो है।